हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग टेस्ट 7 का रिवीजन करेंगे जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है। ठीक है, ये दरोगा मेंस के लिए तैयार किया गया है स्पेशल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, इसका हम लोग टेस्ट 6 तक कर चुके हैं कंप्लीट। उसका डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे प्ले लिस्ट। ठीक है, देख लीजिएगा। तो आज फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला है। क्या कह रहा है कथन? भूप्रपत्ति के नीचे वह स्थान जहां कंपन प्रारंभ होता है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। सही गलत दोस्तों बताइए। सही बात है। ठीक है, कारण आर दिया है अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। ये भी सही बात है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, एक सूटकेस का अंकित मूल्य कितना है निकालना है। मैथ्स का प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग बनाइए। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, केवल 1 अथवा 3 निरर्थक कथन चुनना था ना। ठीक है, तो बनाइएगा आप लोग। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कथनों पर विचार करना है और फिर कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो पहला कथन क्या है कि ध्वनि बूम पराध्वनि गति के कारण उत्पन्न पराघाती तरंगों से संबंध वायुदाब में परिवर्तन से उत्पन्न बहुत तेज और प्रबल ध्वनि है। सही कथन है। दूसरा है किसी ध्वनि की स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 10 सेकंड का समय अंतराल आवश्यक है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, कम से कम 0.1 सेकेंड का। ठीक है, 0.1 सेकेंड याद रखिएगा। तीसरा कथन है अनुरणन बारंबार परिवर्तन से ध्वनि में स्थायित्व की एक स्थिति है। यह भी सही बात है। तो कथन 1 और कथन 3 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो आपको क्या चुनना है, कौन सही नहीं है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कथन 2 जो है सही नहीं है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद स्वतंत्र रूप से दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। सही दिया हुआ है। दूसरा कथन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम से सिक्के चलवाए और खुतबा पढ़वाया। बताइए ये सही गलत दोस्तों। तो ये गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? कथन 1 केवल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में सजाना है। ठीक है, तो पहला में दिया है कि सुगौली की संधि। ये कब हुआ है? 1782 में हुआ है। ठीक है, मंगलोर की संधि कब हुआ है दोस्तों? 1784 में हुआ है। सलाबाई की संधि कब हुआ है? सुगौली की संधि तो 1816 में हुआ है दोस्तों। सलाबाई की संधि हो जाएगा दोस्तों जो कब हुआ है? ये 1782 में हुआ है। ठीक है, इसके बाद मंगलोर की संधि आएगा जो 1784 में हुआ है। फिर आएगा आपका अमृतसर की संधि जो 1809 में हुआ है दोस्तों। ठीक है, और सुगौली की संधि तो जन्म करते हैं 1816 में हुआ है। तो सजा लीजिए। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका देख लेते हैं ऑप्शन। आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 3 2 1 होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या है, बनाइए इसको आप लोग बनाइएगा तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों। तो आपको आंसर आ जाएगा 25 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा लसिकाभ अंग है बताना है। कौन सा जो है लिम्फोइड अंग है इसमें से, तो बताइए कौन कौन है। तो अस्थिमज्जा भी है, थाइमस ये भी है, प्लीहा ये भी है। तो और बाल्य ग्रंथि ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 2 और 3 तीनों हो जाएगा सही और चौथा जो है इसमें नहीं है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है कि एरो इंडिया शो 2025 की थीम क्या है। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि एरो इंडिया शो 2025 का थीम क्या है दोस्तों। तो इसका थीम हो जाएगा द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था पूछ लेगा, तो ये हुआ था आपके येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न। संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि समाज में अस्पृश्यता विद्यमान नहीं था। ये सही दोस्तों गलत है बताइए। ये जो है गलत है। ठीक है, इसमें अस्पृश्यता था।
ठीक है। फिर दूसरा कथन है समाज में सती प्रथा प्रचलित थी तथा विधवाओं की दशा दयनीय थी, ये भी सही बात है। तो आंसर ये सही है। ठीक है, पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, तो आपको सही चुनना है, तो केवल बी हो जाएगा इसके आंसर, जो केवल दूसरा कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न। निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। दिवस है, ठीक है, तो बताइए 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व हीमोफीलिया दिवस, तो दूसरा से मिल जाएगा। इसके बाद क्या है 21 जून, तो इस दिन मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 17 मई को क्या मनाते हैं दोस्तों बताइए? तो 17 मई को हो जाएगा विश्व दूरसंचार दिवस। ठीक है, याद रखिएगा सबको। फिर 21 नवंबर, तो बच गया विश्व टेलीविजन दिवस से मिल जाएगा। तो चारों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए? मिला दिए हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? कितने रुपए लाभ हुआ बताना है। मैथ का क्वेश्चन है, बनाइए। इसमें से कितना रुपए लाभ होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए? आंसर आपको आएगा कि 1 और 2 दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। ठीक है, उत्तर देने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 12वां प्रश्न। ये कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। चलिए पढ़ते हैं। पहला है संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के समय संसद के दोनों सदनों में किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। बताइए सही गलत? नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पद से मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाता है। सही बात है। तीसरा है प्रधानमंत्री का वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित होता है। ये भी सही है। और चौथा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य सेतु होता है। ये भी सही है। तो कौन कौन सही हुआ? दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनिए। ठीक है, इसमें से चुनना है कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन क्या है? यह सत्याग्रह तीनकठिया प्रणाली से संबंधित था। सही है। दूसरा ऑप्शन है इस सत्याग्रह को नेतृत्व प्रदान करने हेतु राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। सही बात है। तीसरा चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष एफजी सलाई थे। याद रखिएगा, सही है ये भी। ठीक है। और चौथा कथन है इस सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप किसानों ने अवैध वसूली का 50% किसानों को वापस किया गया। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, तो आपको चुनना है कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ 25%, ये भी जानते हैं कि 25% जो है किसानों को वापस किया गया था। ठीक है, 50% नहीं होगा। 14वां प्रश्न है कार्बन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन है कार्बन सह संयोजक बंधन बनाता है। सही बात है। दूसरा है कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए? तो उसमें इसका परमाणु संख्या 6 होता है, लेकिन बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया दूसरा कथन। तीसरा है कार्बन वायुमंडल में CO2 के रूप में 0.3% पाया जाता है। ये भी कथन सत्य है। तो आपको चुनना है कौन सही नहीं है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। केवल दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथन 1 दिया है लेटर्स द कैचेट का संबंध बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट से है। बताइए ये कथन सही है गलत दोस्तों? ये कथन सही है। दूसरा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया। ये भी सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं 16वां प्रश्न। प्रश्न का मैथ है दोस्तों, देख लीजिए क्या है, कौन सा कथन अनिवार्य है बताना है उत्तर देने के लिए। तो इसमें से आंसर हो जाएगा केवल 1 या केवल 2 तथा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न बनाइए, मिलान करना है। खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? किससे मिलाएंगे बताइए? तो ये मिल जाएगा आपके 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, एक खगोलीय इकाई में। चौथा से मिल गया। फिर प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में? तो ये हो जाता है 9.5 × 10⁻15 मीटर। फिर पारसेक, एक पारसेक में कितना मीटर होता है? 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है।
और एक एंगस्ट्रम में तो जानबे करते हैं 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, इस सबको याद रखिएगा। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। और प्रकाश का चाल भी याद रखिए दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है 18 नंबर, पलासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है, इस युद्ध में नवाब की ओर से कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। हाँ, ये कथन सही है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा, मीर मदान तथा मोहनलाल ने अंग्रेजों के साथ मिलकर गद्दारी की। बताइए सही है गलत दोस्तों? तो ये कथन गलत है। ठीक है, ये नवाब की ओर से भाग लिया था मीर मदान और मोहनलाल। ठीक है, ये कथन गलत है, गद्दारी नहीं किया था। तीसरा, नवाब पराजित होकर कलकत्ता लौट आया, जहां मीर जाफर द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। बताइए सही गलत दोस्तों? तो ये गलत है। ठीक है, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सही पूछा है तब केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, कथन 1 दिया है, एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो वेनेजुएला में स्थित है। तो सही है ये। ठीक है, दूसरा है, नदी विसर्प द्वारा लूप नदी से कटकर चाप झील का निर्माण करता है। ये भी सही है। तीसरा है कि चीन में विशाल लोहेश निक्षेप पाए जाते हैं। ये भी सही है। तो आंसर होगा सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन, अब इस पर विचार करना है, बताना है कौन सही है कौन सही नहीं है। ठीक है, तो पहला कथन दिया है क्या कि अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। सही बात है, ये सब आपातकाल के दौरान होता है। ठीक है, फिर है दूसरा कथन, अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन के लिए एक विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश की आवश्यकता होती है। ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, क्या होगा बताइए दोस्तों? तो इसको गिनिएगा तो आपको 29 आंसर आएगा। ठीक है, 29 त्रिभुज है इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, क्वेश्चन क्या है? मिलान करना है, सुमिलित कीजिए। चलिए मिलाइए। कांग्रेस का अधिवेशन है और एक तरफ स्थान है। तो पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है, और इसके जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। उसके बाद दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ। ये कहाँ हुआ? ये कोलकाता में हुआ। 23वां अधिवेशन 1908 में हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है दोस्तों? बताइए। ये मद्रास में हुआ है। ठीक है, पहला से इसको मिला देंगे। और 24वां 1909 में जो हुआ, ये कहाँ हुआ दोस्तों? तो ये हुआ है आपके लाहौर में। ठीक है, दूसरा से मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? मैथ्स का दोस्तों क्वेश्चन। चलिए बताइए। फिजिक्स का है, न्यूमेरिकल है। बनाइए न्यूमेरिकल, क्या आएगा इसका आंसर? क्वेश्चन क्या है? 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 155 पर दौड़कर 45 सीढ़ी चढ़ता है, 9 सेकंड में चढ़ता है। ठीक है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकल्पना कीजिए। ठीक है, शक्ति निकालना है, पावर। इसको सॉल्व कीजिएगा। पहले mg निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद शक्ति बराबर लगा देंगे mgh/t, यानी कि किया गया कार्य बटे समय करेंगे तो आंसर आएगा 375 वाट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा आदान प्रदान समीकरण को सही बना देगा? बनाइए इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 3 और 5। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्त एवं कार्यकाल का निर्धारण किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, राज्यपाल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग जो है किस अनुच्छेद में है? ये पूछ लेगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये 243 के के में है। ठीक है, 243 के के में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है बताइए। चलिए पढ़िए। पहला कथन है कि भारत की पहली 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चैटन है। सही बात है, पहला कथन सत्य हो गया। दूसरा है, भारत की पहली रंगीन फिल्म आला माला बोल रहा है। बताइए सही गलत? नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, आला माला जो है भारत की पहली बोलती फिल्म है। तो ये कथन गलत हो गया। और रंगीन फिल्म बोलेगा तो किसान कन्या था जो 1937 में रिलीज हुआ। तीसरा कथन है कि भारत का पहला सिनेमाघर कोलकाता में 1909 में स्थापित किया गया था। बताइए गलत है। ठीक है, ये 1907 में स्थापित हुआ था, 9 में नहीं। तो कथन 2 और 3 गलत है, आपको सही चुनना है। तो केवल कथन 1 सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चुनना है कौन सा विकल्प जो है सत्य नहीं है। पहला विकल्प है
कि हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक और बाह्य व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, सही है। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता के उन्नति का प्रमुख कारण अच्छी कृषि तथा व्यापार था, ये भी सही बात है। तीसरा है कृषि कार्य हेतु इस सभ्यता के लोग कांसे और लोहे के औजार का प्रयोग करते थे, बताइए सही गलत। ये पत्थर और कांसे का प्रयोग करते थे, ठीक है, लोहा से परिचित थे ही नहीं, तो ये कथन तो गलत हो गया, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चौथा कथन भी पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थे, ये सही है, ठीक है, सही वाला याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संस्था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया, बताइए किस संस्था का गठन हुआ है। तो ये हो जाएगा आपके केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या है कि भोजन एक सतत नली से होकर गुजरता है जिसे आहार नली कहते हैं। इस नली को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, किस भागों में करेगा, बताइए आंसर आ जाएगा इसका। पहले 1, 5, 2, 4, फिर 3 आएगा, फिर छठा आएगा, फिर गुद्दा आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख गुहा, ग्रसनी, उसके बाद अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय, ठीक है, सबको याद रखिएगा। इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सजाना था कालानुक्रम में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है, बनाइए, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो इसका आंसर आएगा 70, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है भारतीय समाज के विकास में सांस्कृतिक की अवधारणा किसने दी, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया, बताइए। तो ये दिया है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। और संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले इन्होंने ही किया था, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा के संबंध में असत्य कथन चुनना है, ठीक है, गलत कथन कौन है बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, और देखते हैं चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, ये तो सही है। दूसरा है उपराष्ट्रपति को हटाया जाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, ये भी सही है। तीसरा है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के निर्वाचित या मनोनीत सदस्य द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, बताइए सही गलत, ठीक है। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है, इसलिए ये कथन गलत हो गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही असत्य है। चौथा है धर्म विधेयक के मामले में राज्यसभा को सीमित शक्ति है, जबकि संविधान संशोधन विधेयकों में के संदर्भ में राज्यसभा एवं लोकसभा की शक्तियां बराबर है, ये कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया जो गलत था। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न क्या है, अमेजन नदी बेसिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन जो है दोस्तों वो सही नहीं है। तो देखते हैं, पहला कथन है कि ब्राजील, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, वेनेजुएला अमेजन नदी बेसिन में अवस्थित है, नहीं दोस्तों ये गलत है, ठीक है। अमेजन नदी बेसिन में ब्राजील है, इक्वाडोर, पेरू भी है, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, सुरिनाम, गुयाना सा वेनेजुएला है, पैराग्वे जो है उसमें नहीं है दोस्तों, ठीक है, इसलिए कथन गलत हो गया है, यही आंसर हो जाएगा इसका, यही जो है सही नहीं है, बाकी तीनों सही है, पढ़ लेते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, सही बात है। इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य आहार मेनियाक है, ये भी सही है। यहाँ के कुछ लोग मलोका, बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, ये भी सही है, इसका आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला है जब कोई व्यक्ति एक काम को छोड़कर दूसरे काम की तलाश करता है और इस दौरान वह बेरोजगारी रहता है तो उसे व्यक्ति को बेरोजगारी की किस श्रेणी में रखा जा सकता है, इसको रखेंगे हम लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा घर्षणात्मक बेरोजगारी। अल्प रोजगार क्या होता है बताइए, अल्प रोजगार जब व्यक्ति को उसके कार्य क्षमता या योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है उसको अल्प रोजगार बोलेंगे, ठीक है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी बताइए दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं वैसी स्थिति जिसमें किसी काम को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए होते हैं, उसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। फिर है चक्रीय बेरोजगारी, तो ये बोलेंगे इस प्रकार की बेरोजगारी में क्या होता है कि व्यावसायिक या व्यापारिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव के कारण रोजगार के कम अवसर उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इस सबको भी। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न, भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में सजाना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम सभी होता है, तो ऑप्शन नंबर के हिसाब से आंसर चुनना है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम।
सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है 46.6%, फिर सिलिकॉन होता है 27.7%, फिर एल्युमिनियम होता है दोस्तों 8.1%, लोहा 5%, उसके बाद कैल्शियम 3.6%, उसके बाद सोडियम होता है 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2.1%, ठीक है। और सभी तत्व 1.5% में होता है, ठीक है। सबको याद रखिएगा लाइन से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36वां प्रश्न, क्या करना है, मिलान कीजिए। चलिए मिलाते हैं इसको। पहला क्या है दोस्तों, शासक और नीति मिलाना है, ठीक है ना। बलबन का नीति कैसा था, ये हो जाएगा लौह एवं रक्त की नीति था, ठीक है, पहला से मिल गया। फिर है इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश किससे मिल जाएगा, तो ये मिलेगा चालीसा दल का गठन किया था, इसी से मिला देंगे इसको। फिर है अलाउद्दीन खिलजी, ये क्या किया था, तब बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया था, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक जो है लोक कल्याण नीति लगाया था। तो लाइन से मिलाया हुआ है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न, ठीक है। 37वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए किसे शुभंकर चुना गया, बताइए। शुभंकर बताना है, तो इस शुभंकर चुना गया है मोरवीर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, मोरवीर है। आगे बढ़ जाते हैं। 38वां मैथ है, बनाइए इसका, सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा। वीडियो रोक कर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आपको आएगा 500, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है कि सभी ग्रह दीर्घवृत्त की एक नाभि पर सूर्य के साथ अंडाकार कक्षा में घूमते हैं, यह नियम आधारित है, किस पर आधारित है, केपलर का पहला नियम यही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, केपलर का पहला नियम, ठीक। और केपलर का दूसरा नियम क्या है कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है, यही है इसका दूसरा नियम, ठीक है। और केपलर का तीसरा नियम भी है, वो क्या कहता है कि सूर्य के चारों ग्रह का चक्कर जितने समय में लगाता है उसका परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यही है तीसरा नियम, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण नियम तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे रीजनिंग है दोस्तों, बनाइए, इसका आंसर आपको आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, ये तो आपको भी पता है, अप्सरा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अप्सरा। इसका स्थापना हुआ था 4 अगस्त 1956 को हुआ, ठीक है। उद्घाटन 1957 में हुआ है 20 जनवरी को, ठीक है दोस्तों। और भी याद रखिए, यहाँ से पूछता है कि भारत का प्रथम पनडुब्बी पूछेगा तो INS कलवरी हो जाएगा। प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी बोलेगा तो INS अरिहंत हो जाएगा, ठीक है। और भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है, सबको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, एचिंसन आयोग का संबंध किससे है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि एचिंसन आयोग का संबंध किससे है, बताइए किससे है। इसका संबंध है नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार, ठीक है, इसी से संबंधित है एचिंसन आयोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शंकुधारी वन नहीं है। इसमें से कौन शंकुधारी नहीं है, आंसर होगा साखू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साखू। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है। बाकी तीनों जो है आपका शंकुधारी वन है। आगे बढ़ते हैं। तो 44 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है, बताना है, ठीक है। संगठन और स्थापना वर्ष मिलाया हुआ है, इसमें से कौन सही है। तो असम राइफल का 1837 दिया है, सही गलत दोस्तों, गलत है, 1835 होगा, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्र कैडेट कोर यानी कि NCC का स्थापना 1948, ये सही है, ठीक है, ये सही हो गया। तीसरा है भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का स्थापना 1967 दिया है, बताइए सही है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है, 1900 कितना होगा, 62 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सही हुआ, केवल दूसरा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 2 जो है सत्य है, ठीक है। और भी जान लेते हैं। CRPF का स्थापना 1939 में हुआ है, होमगार्ड का 1946, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF का 1965, CISF 1969, NSG 1984 और आपका इंडियन कोस्ट गार्ड 1977, ठीक है। इस सबको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बनाइए, मैथ है, सॉल्व कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा दशमपद 11, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है, निम्न को सम्मिलित कीजिए। चलिए मिलाइए, क्या मिलाया होगा, सही मिलाना है, ठीक है। प्रकंद का उदाहरण कौन है, इसमें से अदरक जो है प्रकंद है, ठीक है। स्तंभ कंद कौन है, आलू जो है दोस्तों स्तंभ कंद है। फिर है सल्क कंद, तो सल्क कंद में आ जाएगा लहसुन, और घन कंद में आएगा जिमीकंद सूरन, ठीक है। सबको याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर होगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता बताना है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता क्या है? इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या है? अधिक संख्या में क्रेता एवं विक्रेता, सही है। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता, सही है। मांग वक्त का स्वरूप पूर्णतः लोचदार होता है, ये भी सही है। तो आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? बताइए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, और इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ किया था? ये लाहौर से दिल्ली किया था। ठीक है, याद रखिएगा, लाहौर से दिल्ली। और इसे गुलामा गुलामी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? मिलान करना है, शास्त्रीय भाषा और वर्ष से मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। उड़ीसा को शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया? ये 2014 में किया गया। ठीक है, 14 से मिल गया। फिर है मलयालम, ये 2013 में किया गया दोस्तों। संस्कृत कब हुआ है? बहुत अच्छा है, याद रखिएगा, 2005 में। और तेलुगु 2008 में किया गया है। ठीक है, सबको याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। और वर्तमान में पूछ रहे हैं कितना जो है शास्त्रीय भाषा है? तो वर्तमान में 11 है दोस्तों। ठीक है, नया में 5, कितना 5 जुड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 50वां प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताना है कौन सा कथन गलत है। तो पहला है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है, सही है। जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ गोले के अंदर की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है, ये भी सही है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, नहीं दोस्तों, ये गलत है। हमेशा काल्पनिक और सीधा बनाता है। ठीक है, ये गलत है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है असत्य है। आगे बढ़ते हैं। बनाइए, मैथ है दोस्तों, सॉल्व कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? 100√3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माल्थस के जनसांख्यिकी सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या एवं खाद्य आपूर्ति किस दर से बढ़ते हैं? तो ये बढ़ता है ज्यामितीय एवं अंकगणितीय दर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ज्यामितीय में क्या होगा? 2, 4, फिर 8, फिर 8 दूना 16, फिर 16 दूना 32। और अंकगणितीय में 2, 4, 6, 8 इस तरीके से बढ़ता है। नेक्स्ट है 53वां प्रश्न। 53वां प्रश्न है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीना है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए कितना समय लगेगा? टोटल जो है दोस्तों 8 महीना लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 8 महीना। नेक्स्ट 54वां प्रश्न बनाइए दोस्तों, रीजनिंग है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। तो आपको आंसर आएगा कितना? 80 आ जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया 80। नेक्स्ट 55वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रथम विधि आयोग का गठन ये 1955 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1955 में। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में भी पूछता है, तो अध्यक्ष होगा MC सीतलवार होगा। ठीक है, MC सीतलवार। और स्वतंत्र भारत नहीं रहेगा, सिंपल पूछेगा। भारत का पहला विधि आयोग ये 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठन किया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट है 56वां प्रश्न क्या है कि भगत सिंह ने मेजनी के यंग इटली आंदोलन के प्रेरित होकर 1926 में लाहौर में किस सभा का गठन किया था? ये किस सभा का गठन किए थे? ये किए थे आपके, बताइए, नौजवान भारत सभा का। ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नौजवान भारत सभा का स्थापना किए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? बताना है कौन जो है सही सुमिलित नहीं है। पहला है, वीर कुंवर सिंह का उपनाम बाबू है, सही बात है। कर्पूरी ठाकुर का उपनाम दिया है देश नायक, सही गलत दोस्तों? गलत है, जन नायक बोलते हैं कर्पूरी ठाकुर जी को। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहते हैं, सही बात है। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहते हैं, यह भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो गलत है। ठीक है, और भी जान लीजिए, जगजीवन राम को बाबूजी बोलते हैं, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या आजाद शत्रु बोला जाता है। ठीक है, और आपका राष्ट्र कवि किसको बोलते हैं? नारी सिंह दिनकर को। ठीक है, ये सबको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। केल्विन चक्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? बताइए, केल्विन चक्र को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 भागों में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 3 भाग में बांट सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4th सेक्टर इकोनॉमी में समग्र मांग का स्वरूप कैसा होता है? बताइए। तो समग्र मांग का स्वरूप हो जाएगा AD = C + I + G + X - M। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट मैथ है, सॉल्व कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? 60 नंबर का आंसर आएगा 29.16 kg। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बताइए, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई वो है बीट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, बीट है। एक बीट में होता है एक बाइनरी डिजिट या एक या जीरो, एक बीट कहलाता है। ठीक है, और चार निबल में एक निबल में 4 बीट होता है। ठीक है, और 8 बीट मिलके एक बाइट बनाता है जो 2 निबल के बराबर होता है। सबको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें से कौन कौन सही है? कथन दिया है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। सही है। कारण दिया है आदर्श आचार संहिता को संसद में अधिनियम किया जाता है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर होगा ए सही है, परंतु आर असत्य है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? निकालिए, द्रव्यमान क्या आ जाएगा इसका? तो इसका आणविक द्रव्यमान 63 यू हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 63। ठीक है, नेक्स्ट है, कितना धन ब्याज पर दिया गया? बताइए, कूट से आंसर देना है, मैथ है, बनाइए इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों मिलकर पर्याप्त है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? बताइए, इसमें से किसको मोलेसिस बेसिन कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। मिजोरम को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, मिजोरम को बोलेंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको? चुना है कि उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन चुनिए। ठीक है, तीनों कथन दिया है, इसमें से गलत कथन चुनना है। पहला कथन दिया है, लोकपाल में एक अध्यक्ष एवं अधिकतम 8 सदस्य होंगे। सही है। अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष या 70 वर्ष में जो पहले हो तब तक पद धारण करेगा। सही है। तीसरा है, अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव 4 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। सही बात है, तीनों कथन सही हो गया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से सभी जो है सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामर्थ्य का ऐसे मतलब बताइए। सामर्थ्य का ऐसा यूनिट क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न है। सामर्थ्य का ऐसे यूनिट वाट हो जाएगा। ठीक है, सामर्थ्य यानी शक्ति, शक्ति के ऐसे यूनिट जानते करते हैं, वाट होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? अवार्ड और विजेता में मिलाना है, मिलाया हुआ है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला दिया है, एबल पुरस्कार 2025 मासाकी काशीवारा को मिला है। सही बात है। और गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। बताइए सही गलत दोस्तों? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि 54वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड मोहनलाल को मिला है। बताइए सही गलत? ये गलत है दोस्तों। ठीक है, 54वां दादा साहेब फाल्के जो है मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, तो ये गलत हो गया, यही कथन गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। सही बात है, तो जो सही है उसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग आ गया, सॉल्व कीजिए इसको। इसका आंसर आपको आएगा, कौन सा आएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, केवल निष्कर्ष 3 और 4 सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसके बाद निष्कर्ष से आंसर चुनना है आपको। कथन 1 क्या दिया है? तो कथन 1 बोल रहा है, पश्चिमी घाट को गुजरात में सह्याद्री कहते हैं। तो सही बाकी गलत बताइए? तो ये दोस्तों गलत है। ठीक है, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, गुजरात में नहीं, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट का विस्तार असतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से केरल तक है। बताइए सही गलत? ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, ये जो है उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है, केरल तक नहीं, तमिलनाडु तक है, तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों कथन असत्य है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देशी रियासतों को दी जाने वाली प्रीवी पर्स तथा विशेषाधिकार की समाप्ति किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? इसकी समाप्ति जो है किया गया है आपको 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण बस्ती इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इनाम गांव जो है ये किस नदी के तट पर है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों आपके
घोर नदी के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घोर नदी के तट पर स्थित है इनाम गांव, ठीक है, और ये महाराष्ट्र राज्य में है, याद रखिएगा। और घोर नदी जो है भीमा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है आपका 73वां प्रश्न, नाव की शांत जल में चाल कितनी है निकालना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बनाइए। इसका आंसर होगा, उत्तर देने के लिए केवल 2 पर्याप्त है जबकि 1 नहीं, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 74वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 74वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये अभिक्रिया? अभिक्रिया का दिया हुआ है, बताना है किसका उदाहरण है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी है और अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण भी है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। तो आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ रिपोर्ट है, दूसरी तरफ जारी करता है। तो चलिए मिलाते हैं इसको भी। पहला दिया है कि मानव विकास सूचकांक, ये कौन जारी करता है? ये यूएनडीपी जारी करता है, ऑप्शन नंबर ए से मिल जाएगा। फिर है वैश्विक शांति सूचकांक, ये कौन जारी करता है? ये करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिकल एंड पीस, ठीक है, ये भी सही मिलाया हुआ है। फिर है वैश्विक भूख सूचकांक, ये कौन जारी करता है? ये भी सही है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वेल्थ हंगर हेल्प जारी करता है। फिर है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। तो सभी लाइन से मिलाया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बताइए फॉर्मूला से क्वेश्चन आ गया, एन भुजाओं के बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, 1/2 इंटू एन माइनस 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। इसमें से इंसुलिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है, ये प्राणियों यानी कि स्तनधारियों में पाया जाता है। तो यही इसका आंसर होगा जो नहीं है। और साइटोकाइनिन है, यह पादप हार्मोन है, इसका खोज किया था मिलर ने किया था, ठीक है। और एथिलीन जो है क्या करता है, इसकी मुख्य भूमिका है फलों को पकाना, ठीक है। और जिब्रेलिन भी एक पादप हार्मोन ही है, इसका खोज कुरोसावा ने किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 78वां प्रश्न भी मिलान करना है, कृषि क्रांति और संबंधित उत्पादन से मिलाना है। तो पहला दिया है दोस्तों बादामी क्रांति, ये किससे है? तो मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति ये है फल या शहद उत्पादन से, ठीक है, दोनों में से कोई भी दे। तो शहद दिया है तो शहद से मिला देंगे। अगला है रजत रेशा क्रांति, तो रजत रेशा क्रांति है कपास उत्पादन से, और मुख क्रांति है मोटे अनाज के उत्पादन से। तो लाइन से मिलाया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और भी जान लेते हैं, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दूध से है, और नीली क्रांति मत्स्य से है, ठीक है। और भूरी क्रांति किससे है? ये कोको या चमड़ा से है, ठीक है। रजत क्रांति अंडा या कुकुर उत्पादन से हो गया। पीली क्रांति तिलहन से है। लाल क्रांति टमाटर या मांस से है, ठीक है। गुलाबी क्रांति पूछता है, ये प्याज से भी है, झींगा मछली से भी है, और औषध उत्पादन से भी है। और गोल क्रांति आलू के उत्पादन से है। सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन से है, ठीक है। एक और होता है हरित सोना क्रांति जो बांस के उत्पादन से है, ठीक है, सबको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 79वां प्रश्न है, कथन ये दिया है कि जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता, सही बात है, उस पर जिंक का लेप लगा हुआ होता है, जल्दी नहीं लगता है। पहला सही हो गया। कारण दिया है यशद में उपचयन क्षमता होती है, नहीं दोस्तों ये गलत है, ठीक है, उसमें अपचयन क्षमता होता है, यहाँ उपचयन ही दिया हुआ है, तो ये भी सही है दोस्तों, ठीक है, व्याख्या भी सही है। तो आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 80वां प्रश्न, देखते हैं 80वां प्रश्न क्या कह रहा है, मैथ है, सॉल्व कीजिए कि एक्स ने कितना धन निवेश किया। तो आंसर निकालिएगा तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर देने के लिए केवल 1 पर्याप्त है, 2 नहीं, ठीक है। आगे है 81वां प्रश्न क्या है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया जो कहता है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जानी चाहिए। ये किस वर्ष पारित किया गया है? तो ये 1976 में पारित हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर जाएगा 1976 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है कि औरक तरंग यानी कि इंफ्रारेड वेव्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं, और चुनना क्या है? सही कथन चुनना है। पहला कथन दिया है औरक तरंगों का उपयोग औरक तरंगों का उपयोग करके रात्रि धुंध तथा कोहरे में फोटोग्राफी संभव है, सही दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा, इनका तरंग दर दृश्य प्रकाश से कम तथा सूक्ष्म तरंगों से अधिक होता है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है।
और तरंग का तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होता है लेकिन सूक्ष्म तरंग से कम होता है। ठीक है, उल्टा से दिया है तो ये गलत हो गया। फिर है औरत विकिरण की खोज हेनरी हटर्ज ने किया था, ये भी गलत है दोस्तों, विलियम हर्शल ने किया है। ठीक है, औरत विकिरण की खोज कौन किया? विलियम हर्शल ने। और हटर्ज जो है दोस्तों ये रेडियो तरंग की खोज किए हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनना है। ठीक है, कौन सा कथन जो है गलत है, चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन दिया है विश्व में अभ्रक का लगभग 80% उत्पादन भारत में होता है, सही बात है। दूसरा है छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूढ़ प्रदेश बोलते हैं, ये भी सही बात है। और तीसरा है दोस्तों कि उड़ीसा का कालाहांडी सीसा के लिए प्रसिद्ध है, ये सही गलत? ये गलत है दोस्तों। ठीक है, और वो कालाहांडी जो है मैग्नीज ग्रेफाइट बॉक्साइड इस सभी के लिए प्रसिद्ध है, सीसा के लिए नहीं। तो यही इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा है कर्नाटक के चैंपियन रिप सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सही बात है। तो कथन 1, 2 और 3 सही हो गया, तीसरा गलत है, वही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि के उपनाम से जानते हैं, बताइए। ऊपर हम बताए हैं राष्ट्र कवि किनको बोलते हैं दोस्तों, हम लोग बोलते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा भाग पुष्प का भाग नहीं है, ये बताना है। चलिए बताते हैं कौन नहीं है। बाह्यदल ये तो होता है पुष्प में, पंखुड़ी भी होता है, पुंकेसर भी होता है, स्त्री केसर भी होता है, मूलांकुर नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, केवल 5। नेक्स्ट है 86 नंबर, कथन ए दिया है शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था, बताइए सही गलत? तो ये दोस्तों सही है। ठीक है, फिर कारण दिया है कि सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर RES जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, तो ये भी सही बात है और व्याख्या भी सही है, इसलिए वो इस्तीफा दिए थे। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर प्रश्न। 87 नंबर प्रश्न क्या है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, एक तरफ अनुच्छेद है और दूसरी तरफ प्रावधान है। तो अनुच्छेद 129 में क्या है बताइए, किससे मिलेगा अनुच्छेद 129? तो इसमें हो जाएगा आपके सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, यही बोला गया है अनुच्छेद 129 में। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 213, तो इसमें बोला गया है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना, जो है अनुच्छेद 213 में है। और अनुच्छेद 262 में क्या है दोस्तों, इसमें है अंतर्राज्यीय नदियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय। ठीक है, और अनुच्छेद 263 में तो आप तो जानते ही हैं अंतर्राज्यीय परिषद गठन है अनुच्छेद 263 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, सबको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये। फिर है क्वेश्चन बनाइए, मैथ का क्वेश्चन आ गया, बनाइए सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा? तो आंसर आएगा 19/66, ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमिलित है। तो इसमें से कितने युग्म सुमिलित सही है? पहला दिया है अर्ध तरल और जटिल प्रणाली कहाँ जहाँ सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां होती है, प्रोटोप्लाज्म, सही दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा है कोशिका में जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के श्रृंखलन चयापचय होता है, सही है। तीसरा है आंतरिक स्थितियों को बनाए रखकर स्थिरता होम्योस्टेसिस कहलाता है, सही है। चौथा है न्यूक्लियोलस द्वारा निर्मित बिना किसी झिल्ली के कोशिका द्वारा मौजूद गोल्जी बॉडी, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, राइबोसोम होता है, ये गलत हो गया। तो आपको सही चुनना है, तो इसमें से 2 से अधिक सही है, यानी कि 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन सी होगा 2 से अधिक। नेक्स्ट 99 प्रश्न है कि आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया बताइए? तो ये 1920 के दशक में किया गया था, किसने किया था? EV रामास्वामी नायकर ने किया था। ठीक है, इन्हीं को पेरियार बोलते हैं, ऑप्शन सी होगा रामास्वामी नायकर, और पेरियार इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व में पहली बार रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ? विश्व में बोल रहा है दोस्तों, तो ये विश्व में हुआ 1835 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1835 में हुआ है, और ये इंग्लैंड में हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बैंक दर से अभिप्राय क्या है? बैंक दर से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो है वह दर जिस पर RBI प्रतिभूतियां की पूर्ण कटौती करता है, वही होता है बैंक दर, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। 93 नंबर प्रश्न क्या है, मिलान करना है, एक तरफ ईंधन गैस है, दूसरी तरफ प्रमुख घटक है। चलिए मिलाइए, इसका आंसर क्या आएगा? पहला दिया है क्या? CNG, इसका प्रमुख घटक क्या है? इसका मेथेन और इथेन होता है CNG में। ठीक है, LPG का प्रमुख घटक ये तो पता ही है, ब्यूटेन तथा प्रोपेन होता है।
कोल गैस का प्रमुख घटक क्या होता है? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन और मोनोऑक्साइड होता है कोल गैस में, ठीक है। बच गया वाटर गैस, जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। तो सबको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी आएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 94 बनाइए रीजनिंग। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपको 36,000 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका से निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है? तो इसमें से कौन संबंधित है? तो सभी संबंधित है, ठीक है। क्या है? हित स्पष्टीकरण तथा एकीकरण, ये भी संबंधित है। राजनीतिक नेतृत्व, ये भी है। प्रतिनिधित्व, ये भी है। और सामाजिक विभाजक शक्तियों में समन्वय, ये भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया सभी। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन दिया है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का मुख्य नारा बन गया था, सही बात है। दूसरा, सैयद हैदर ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इस आंदोलन का नेतृत्व किया, नहीं दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। और ये सैयद हैदर राजा जो है दोस्तों, ये दिल्ली में नेतृत्व किए थे, न कि मद्रास में, ठीक है। और मद्रास में कौन नेतृत्व किए थे ये भी पूछ सकता है। तो मद्रास में किए थे चिदम्बरम पिल्लाई ने, ठीक है, याद रखिएगा। और पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। तो ये कथन गलत हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही जो है सही नहीं है, बाकी और सही है। क्या है, पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश पत्रकार नेविंसन इस आंदोलन से सक्रिय थे, सही बात है। चौथा है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की, ये भी सही है। आंसर हो गया ऑप्शन बी, जो गलत था। 97वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताइए। चलिए विचार करिए लेते हैं। तो पहला कथन क्या है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खुला है, बताइए सही गलत। तो ये हो जाएगा दोस्तों सही है, ठीक है, पहला कथन सही हो गया। दूसरा है कि भारत की पहली महिला फीडे मास्टर मरियम फातिमा बनी है, ये सही है गलत। तो दोस्तों ये गलत है, ठीक है। मरियम फातिमा जो है बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है, भारत की नहीं, ठीक है। तो दूसरा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा है, भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण अहमदाबाद में हुआ है, ये सही है गलत दोस्तों। तो ये भी गलत है, पहला जो है मध्य प्रदेश में हुआ है स्थापना, ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो केवल कथन एक जो है सही है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है 98 नंबर प्रश्न है, मेढक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है चुनिए। पहला है कि मेढक जमीन और मीठे पानी दोनों में रह सकते हैं, सही है। मेढक कॉर्डेटा संघ के एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है, ये भी सही है। उनके शरीर का तापमान स्थिर रहता है, नहीं दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। मेढकों के शरीर का तापमान जो है अलग अलग होता है, ये गलत हो गया तीसरा कथन। चौथा है, अपने दुश्मनों से छिपने के लिए उनके पास छलावरण की क्षमता होती है, तो ये भी दोस्तों सही है। तो इसमें से गलत कौन हो गया, तो कथन 3 जो गलत है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो गया। 99वां प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न। ग्रेट बैरियर रीफ ये आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर, याद रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, क्या है, कथन और कारण वाला है। तो अभी कथन दिया है कि सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी, सही दिया हुआ है। कारण है कि इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया, ये भी सही है और व्याख्या भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।